तो हेलो बच्चों, आपका स्वागत है वननेस लर्निंग क्लासेस में। तो आज हम जो है कि हिंदी का प्रश्न पत्र यहाँ पर हल करना सीखेंगे। तो 24 फरवरी को आपका पहला पेपर है। तो ये पहला जो एक पेपर आपका हिंदी है, तो आज हम इसको कैसे हल करना है सीखेंगे। कैसे 100% इसमें जो है आपको मार्क मिल सकता है। ये कोड नंबर 801 DC है। 24 फरवरी को होने वाला एक पेपर है, ये याद रखिएगा। और इसमें 100% मार्क तभी आ सकता है जब आप रात दिन मेहनत करेंगे और अच्छी तरह से मेहनत करेंगे, तो आपको जो है कि 100% मार्क आ सकता है। और ये वीडियो जो है कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। ये लगभग जो है कि इसमें आप यदि इसकी तैयारी करते हैं तो लगभग 95% तक जो है कि इसमें संभावना मतलब ये हो सकती है कि आप इसमें सफल हो पाएं। तो इस तरह से ये वीडियो जो है कि लगभग जो है कि पूर्णांक आपका 70 मार्क का है। और इसमें जो है आपका जो है कि याद रखिएगा कि ये 801 DC ये पेपर का कोड नंबर होता है। इस तरह से ये DC, तो ये याद रखिएगा। ये आपको भरने के समय काम आता है। इसमें अनुक्रमांक और नाम आपको भरना होता है। तो इसमें आपका जो है कि ये लेकर जाना जरूरी है। आपका एडमिट कार्ड लेकर जरूर जाना है, क्योंकि एडमिट कार्ड भूल जाएंगे तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। और समय इसके लिए 3 घंटे 15 मिनट का कुछ निर्देश है यहाँ पे। आइए देखते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट जो है परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए आपको समय निर्धारित वहाँ होता है, तो उसमें आप आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और 3 घंटे 15 मिनट का पेपर है। लेकिन और इसमें दूसरा प्रश्न पत्र है जो 2 खंड में दिया जाता है। अ तथा खंड ब में विभाजित होता है। ये अलग अलग रहता है, खंड अ में और खंड ब में। तो इस तरह से इसमें आप देखिए प्रश्न पत्र खंड अ में जो है कि बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले व काले बॉल पॉइंट से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करना होता है। ये याद रखिएगा आप। जबकि इसका प्रैक्टिस जो है, और ये लगभग 20 मार्क के प्रश्न होते हैं। इसकी प्रैक्टिस जो है कि लगभग जो है कि आप अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में ये लगभग आप कर चुके हैं। मतलब किस तरह से भरना होता है, आपको दिशा निर्देश भी अपने स्कूलों से भी बहुत सारे जो है कि आपको यहाँ से गाइडेंस किया गया है, दिशा निर्देश दिया गया है। और जेल पेन इसमें यूज नहीं करना, ये याद रखिएगा। आप बॉल पेन का ही प्रयोग करेंगे। और उसमें खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के 0 अंक निर्धारित होते हैं। जो 20 प्रश्न आपके बहुविकल्पी आएंगे तो वो लगभग जो है कि 1 मार्क के प्रश्न रहते हैं, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो है कि लगभग 20 जो रहेंगे प्रश्न रहेंगे, तो 20 प्रश्न में 1-1 मार्क रहेगा। तो आपका 20 क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हो जाता है। प्रश्न पत्र खंड अ के प्रश्नों हेतु 1 घंटा तथा खंड ब के लिए प्रश्नों को हल करने के लिए 2 घंटे समय निर्धारित किए जाते हैं। यहाँ पर जब 20 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे उसमें जो है कि आपको लगभग 1 घंटा टाइम दिया जाता है। और प्रश्नों के लिए जो ब का है उसमें 2 घंटे समय दिया जाता है। जबकि यदि देखा जाए तो आप एकदम जबरदस्त तैयारी किए होते हैं तो आपको लगभग 5 मिनट के अंदर ये प्रश्न आप हल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा 10 मिनट समय जाता है। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके अंक निर्धारित किए जाते हैं कि कितने मार्क का ये पेपर है, तो उसके हिसाब से आप करते रहेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ा ध्यान देने वाली बात होती है कि एक लगभग जो है कि आपका इसमें जो है कि 1 नंबर के 2 मार्क के और 4 और 6 मार्क के लगभग ये प्रश्न के आपके अंक उसमें निर्धारित किए जाते हैं, उस पर लिखा होता है। तो इसमें जो है कि आइए हम बहुविकल्पी प्रश्न अ की तरफ खंड अ में चलते हैं। तो खंड अ में जो है बहुविकल्पी प्रश्न जो आएगा, तब इस पर देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है, ठीक है। इसमें पहला 1 मार्क का प्रश्न है। शुक्ल युग का जो है नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है, तो ये चीज़ें आइए हम देखते हैं। तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर किया गया है, ठीक है। अब इस तरह से दूसरा जो है कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर सेवा सदन जो उपन्यास उसके लेखक कौन से हैं, ये भी 1 मार्क का प्रश्न है। तो इसमें आप देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें प्रेमचंद्र जी हैं, ठीक है। इसमें प्रेमचंद्र जी हैं। तीसरे प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न ये दिया है शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है, ठीक है ना। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया आपका रहेगा। चारों ऑप्शन में जो आपका उत्तर सही रहेगा उसको आप उस पर क्या करना, ट्रिक करना। तो इसमें कौन से हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र है। अब ये चौथा जो है कि प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं, ठीक है। प्रसिद्ध आत्मकथा है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद रखूं, तो इसके जो है कि डॉक्टर इसमें दिया है हरिवंश राय बच्चन, ये जो है आपके इसके लेखक हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो 1 मार्क का ये भी प्रश्न है। और निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है, 4 ऑप्शन दिया है। 1 मार्क का प्रश्न है जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद जी, राहुल सांस्कृतायन और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें आपका सी उत्तर है राहुल सांस्कृतायन, ठीक है। आपका 6वां जो प्रश्न है ये भी 1 मार्क के लिए प्रश्न है कि रीतिकाल
रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं। रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं। पहला है देव, घनानंद, तीसरा है भूषण और बिहारी, जो है कि इसमें चौथा बिहारी। तो इसमें जो है कि आपका आंसर होगा सी भूषण। ठीक है, ये एक एक मार्क के प्रश्न है। सातवां इसमें दिया कि रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। ठीक है ना, इसमें 4 ऑप्शन दिया है। पहला ए बिहारी, दूसरा केशवदास, तीसरा भूषण और चौथा जो है कि मतीराम जी। तो इसमें ए बी सी डी दिया है, तो ए बी सी डी में बी केशवदास है। इस तरह से आपको जो है क्या करना पड़ेगा, OMR शीट पर जो रहेगा नंबर उसी पर जो है क्या वो क्या करना, काला करना है, उसको गोल करना है। ठीक है, इससे पहले दिशा निर्देश आपको जो है कि आप स्कूलों में भी बहुत सारा जो है कि OMR पर दिया गया है। तो आइए 8वां प्रश्न पर देखेंगे, प्रिय प्रवास किसकी रचना है। ये 1 मार्क का प्रश्न है, प्रिय प्रवास किसकी रचना है। तो यहाँ पर जो है कि प्रथम जो है कि ए जयशंकर प्रसाद श्रीधर पाठक, तो इसमें जो है कि डी अयोध्या सिंह हरि उपाध्याय है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, अब 9वां प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार। पहला ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दूसरा महादेवी वर्मा, तीसरा जो है कि रामधारी सिंह दिनकर, चौथा सुमित्रा नंदन पंत। तो इसमें है ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस प्रकार से आपका 10वां प्रश्न यहाँ पे है। 10वां प्रश्न इसमें से है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है। 1 मार्क का प्रश्न है। नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, तो इसमें डी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ठीक है, अब इसके बाद 11वां प्रश्न में आते हैं, हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है। ठीक है ना, हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है, या अस्थाई भाव है, हास्य रस का अस्थाई भाव है, सॉरी। तो यहाँ पर जो है कि ऑप्शन आपका हास्य है। ठीक है ना, हास्य है। अच्छा, यहाँ पर 12 प्रश्न जो है कि मनहु मानो जनु जानो आदि, ये वाचक शब्द किस अलंकार में प्रायः प्रयुक्त होते हैं। यहाँ पे अलंकार है, आप अच्छी तरह से, ये 1 मार्क का प्रश्न है। तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा है, रूपक है, उपमा है, यमन है, 4 इसमें ऑप्शन दिए, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। ये आपको जो है अलंकार अच्छी तरह से पढ़ लेना है। 13वां जिसमें दिया है, लिख कर लोहित लेख, डूब गया दिनमणि आहा, व्योम सिंधु सखी देख, तारक बुदबुद दे रहा। उपर्युक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद है, छंद के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए छंद का ऑप्शन जो दिया है कि रोला है कि दोहा है, बरवे। तो यहाँ पर डी आपका सोरठा है। ठीक है ना, यहाँ पर डी क्या है आपका, सोरठा है। 14वां जो प्रश्न है कि उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, 1 बार का प्रश्न है। तो इसमें उपदेश है, पहला ऊपर है, इसके बाद सी उपनाम है, डी जो उपवन है। तो इसमें आपका जो है क्या होगा, ये उपदेश आपका उत्तर होगा। ए आपको क्या करना है, OMR शीट में ए को भरना है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर उपनाम है, उपवन है, ठीक है ना, ऊपर है। तो ये देखिए उपसर्ग शब्द जो है बना हुआ है। तो ये देखिए उप में छोटा ऊ है ना, उप में छोटा ऊ है। तो इस तरह से ऑप्शन आपका सही जो इसमें होगा ऊपर होगा। ठीक है ना, क्योंकि बड़ा ऊ है, ऊपर जब इसको बोलते हैं तो इस तरह से इसमें जो निकलने वाला शब्द होता है तो ऊपर। यहाँ पर जो है कि दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ये 1 मार्क का प्रश्न है। दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ। दैनिक जो शब्द है, दैनिक, दैनिक है ना, इसमें तो इसमें ए है इक, ए बी है, इसमें आपका ए बी दिन है। तो इसमें उत्तर आपका क्या हो जाएगा, इक होगा। इसमें त्रिवेणी में कौन सा समास है, ये आपको देखना है। 1 मार्क का प्रश्न है। इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से। इसमें त्रिवेणी, ठीक है ना, जहाँ पर त्रिवेणी में संगम, ये द्विगु समास है। ठीक है ना। 17वां जो कि निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है। गंगा का पर्यायवाची नहीं है, याद रखिएगा। भागीरथी है, कालिंदी है, सुरसरिता है या देवानंदी। तो इसमें कालिंदी, क्योंकि भागीरथी, सुरसरिता, देवानंदी इसमें क्या है, लेकिन ये कालिंदी नहीं है। 18वां प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा भाव का वाच्य का सही विकल्प है। वाच्य का विकल्प सही है, ये 1 मार्क का प्रश्न है। आओ वहाँ बैठें, आओ वहाँ बैठ जाएं, अब वहाँ बैठते हैं, चलो अब वहाँ बैठे। तो ये आपका आओ वहाँ बैठ जाएं, ये जो है कि वाच्य आपका सही है। अब यहाँ पर 19वां प्रश्न है कि मन की कोमलता अक्सर चोट खा जाती है। ठीक है, मन की कोमलता अक्सर चोट खा जाती है। 1 मार्क का प्रश्न है, ये क्या है। भाववाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एकवचन, कर्मधारय। दूसरा विशेषण, गुणवाचक, स्त्रीलिंग, एकवचन, मन और विशेष्य। ये जो है आपका स्त्रीलिंग और एकवचन, मन, विशेष्य। इस तरह से कोमलता शब्द जो है कि अक्सर चोट खा जाती है। इस शब्दों को आप पढ़ेंगे तभी समझ में आता है। तो इसका उत्तर विशेषण और गुणवाचक स्त्री लिंग एकवचन है। ठीक है ना। अब इस तरह से 20वां प्रश्न है, तत्पुलिंग, तत्पुलिंग शब्द चतुर्थी विभक्ति एकवचन का रूप है। ऑप्शन इसमें दिया है, कौन सा है, तद का। तद का इसमें आपको रूप जो है कि थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, उसको अच्छी तरह समझना पड़ेगा। तो इसमें ए तस्य है। ठीक है ना।
आपको रूप वूप याद करना पड़ेगा। फिर इसके बाद जो है कि इसमें आपका लगभग जो है कि 20 मार्क के प्रश्न यहाँ पर टोटल हो जाते हैं। अलंकार भी याद करना पड़ेगा, मतलब ग्रामर जो है हिंदी ग्रामर की विशेष तैयारी आपको पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आइए खंड ब की तरफ चलते हैं। जो आपको बताया गया खंड ब जो है वर्णात्मक प्रश्न है, यहाँ पे वर्णात्मक प्रश्न है। ठीक है, तो खंड ब में तो यहाँ पर करेंगे इसको। अब ये 50 मार्क का यह प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये 50 मार्क के प्रश्नों को हम क्या करेंगे, यहाँ पर हल करेंगे। तो इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। लगभग ये 2 + 2 + 4 में 3 प्रश्न है। 3 प्रश्न मिलके 6 मार्क का हो जाता है। इसमें 2 आपको जो है कि दिया रहेगा, जिसमें अथवा करके दिया रहता है, 2 पैसे दिए रहेंगे, 2 इसमें गद्य खंड दिए रहेंगे, गद्य दिए रहेंगे। उस गद्य का जो है कि आपको क्या करना है, इसमें प्रश्न पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसके उत्तर निकालना है। जबकि यहाँ रक्षा रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने ठीक है मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्टि करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब हमें वो सचेत करेंगे, तब हमें हतोत्साहित होंगे और हम उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि हमें करे गुणवत्तापूर्वक जीवन निर्वाह पर हर प्रकार सहायता देंगे। इस तरह से पैसेज को आपको बढ़िया तरह से पढ़ लेना है। और बता रहा है कि इसमें उपयुक्त गद्यांश के संदर्भ लिखिए, तो लिखना है। 2 मार्क का पेपर है। गद्यांश रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, 2 मार्क का है ऊपर ही। जबकि इसका दिशा निर्देश के बारे में आपने पढ़ चुके हैं, तो ये भी 2 मार्क का है। तो इस तरह से जो है कि आपका 2-2 मार्क का प्रश्न है। तो आइए इसका उत्तर भी आपको जो है कि यहाँ पर बना के रखा हुआ है। इस तरह से उत्तर इसका जो है कि हमने, और यहाँ पर 21 का जो क है, इस प्रकार से उत्तर इसका दिया है कि अब देखिए आपको जबकि विद्यालय में पढ़ाया भी गया होगा, लेकिन फिर भी एक बार अपडेट किया जा रहा है यहाँ पर कि पहला जो प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इस तरह से है, आपको प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में ये लिखना होगा। संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना होगा। संदर्भ याद रखिएगा। आपको एक डायरेक्शन बताया जा रहा है, दिशा निर्देश दिया जा रहा है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि आपको पाठ के जो नाम है और उसके बाद लेखक के नाम आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। ठीक है, दूसरा है कि रेखांकित जो भाग है उसमें उसका व्याख्या करना होगा। विश्वास पात्र मित्र बड़ी रक्षा रहती है, जैसे मिल जाए तो समझिए कि समझना चाहिए खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र एक जीवन की औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए। मतलब इस तरह से आपका जो रेखांकित है, जो नीचे अंडरलाइन किया गया, उसका उत्तर जो है कि आप इस तरह से लिखेंगे। इस अंश में लेखक यह बताना चाहते हैं, ये आपको लिखना जरूरी है। ठीक है ना, कि सच्चा और विश्वास पात्र मित्र जीवन के हर मोड़ पर हमारी ठीक है ना सहायता करता है। ऐसा मित्र हमें ठीक है ना, ऐसा मित्र हमें न केवल गलतियों से बचाता है बल्कि अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित भी करता है। जब हम अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे होते हैं तब एक सच्चा मित्र हमें हिम्मत देता है और निराशा से बाहर निकालता है। ठीक है, इस तरह मित्र जीवन की सफलता और सुखदायी जीवन के लिए अनिवार्य होता है। ठीक है ना, ये उस तरह से उसका प्रश्न का उत्तर हो गया, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर जो है कि अगला प्रश्न देखते हैं हम। लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे और क्यों की है, ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर अब आइए हम देखते हैं कैसे इसको लिखा गया है। तो इसमें भी लेखक ने, अब इतना बात लिखना है कि लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना खजाने और औषधि से की। उसमें शब्द है, खजाने की तरह ऐसा मित्र जीवन में बहुत कीमती होता है और उसकी जो है कि मौजूदगी से व्यक्ति सुरक्षित महसूस करता है। औषधि की तरह वह मित्र जीवन ठीक है ना, मित्र जीवन में कठिन समय में मानसिक और भावनात्मक उपचार करता है, हमें गलत मार्ग से बचाता है और सच्चाई व पवित्रता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है ना, इस तरह से इसका उत्तर हम आसानी से लिख लेंगे। और ये आपका जो है कि पैसेज जो है पहला जो है कि आपका गद्य खंड का एक जो भाग हमने पूर्ण कर लिया। अब ये देखिए दूसरी यहाँ पर गद्य खंड दिया कि दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है, यह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इस नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश, संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई है और उन सब में एकता है। इस बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू ने जनसाधारण को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए तत्पर करने के लिए ठीक है इससे नैतिक चेतना का सहारा लिया था। अहिंसा, सेवा और त्याग की बातों से जनसाधारण का हृदय इसलिए आंदोलित हो उठा क्योंकि उन्हीं से तो वह शताब्दियों से प्रभावित और प्रेरित रहा है।
इस तरह से अच्छी तरह से पैसेज को आपको पढ़ना है, टाइम आपके पास तो रहेगा। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, जिस तरह से आपने पहले पैसेज में किया है। 2 मार्क के प्रश्न हैं, तो आइए इसको भी देखते हैं। अथवा वाले के बाद वाला, अथवा वाले के बाद वाला जो पैसेज है उसका जो है कि गद्य खंड है, तो उसका उत्तर हम कैसे ढूंढते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बनाया हुआ पे आपका जो है कि आंसर यहाँ पे है। ख का जो है कि पहला है कि संदर्भ, इसमें प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, जबकि इतनी आपको लिखनी ही लिखनी है। पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से संकलित है, इसके और लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित है। भारतीय संस्कृत नामक निबंध से उद्धृत है, उद्धृत मतलब लिया गया है, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से आपको जो है कि बढ़िया तरह से इनका नाम याद रखना है, सभी लेखकों का नाम याद रख लीजिए और गद्य खंड जो पढ़ लीजिए उनके, और उससे भाग से आप याद करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पर गद्यांश में जो रेखांकित भाग है उसका व्याख्या करना है, रेखांकित भाग का। तो यहाँ पर देखिए, यह संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना हमारे देश के प्राण है। इतना ही आपका है अंडरवुड, इतना ही जो है अंडरलाइन वाले का ही व्याख्या करना है। तो यहाँ पर रेखांकित चित्र के अंश की व्याख्या ये हम करते हैं, देखिए इसमें पहले लिखना पड़ेगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं, ठीक है ना। जिसका भी नाम रहेगा उसका लिखना पड़ेगा। हमें सर्वप्रथम वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के अनुचित परिणामों को ध्यान में रखना चाहिए। विचार करने योग्य दूसरी बात यह है कि भारतीय संस्कृति अथवा भारतवासियों की संपूर्ण व एकीकृत चेतना शक्ति इस देश का जीवन है और बिना इसके देश का जीवन संभव नहीं है। इस तरह से जो है कि आप क्या करेंगे, उसका व्याख्या करेंगे उचित शब्दों में। इतना नहीं कर देना है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, उतना ही करिए जिसमें आपका परिपूर्ण उत्तर भी दे पाएँ और मार्क भी मिले। तो इसमें देखिए, जनसाधारण हृदय किन बातों को आंदोलित हो उठा और क्यों, इसका उत्तर हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, जनसाधारण का हृदय अहिंसा, सेवा और त्याग की बातों से आंदोलित हो उठा क्योंकि वह शताब्दियों से इनसे प्रभावित रहा है, ठीक है। इस तरह से इसका उत्तर उचित शब्दों में देना है। तो इस तरह से देखिए, आपको क्या करना है कि अच्छी तरह से गद्य खंड को पढ़ना है, पढ़ के जो है उसको उचित शब्दों में ही उत्तर देना शुरू करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा अधिक समय ले लेते हैं। अब प्रश्न का उत्तर बड़ा कर देते हैं तो आपके पास समय बहुत कम बचता है, जिसकी वजह से आगे चल के फिर जो है कि हम प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं। आइए हम पद खंड में चलते हैं, पद विभाग में। तो निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर देना है, और लगभग जो है कि वही प्रश्न का उत्तर जो है कि 2-2 मार्क के इसमें भी उत्तर है। जो 2-2 मार्क है, 2 3 6 हो जाएगा, मतलब 2-2 मार्क का आंसर इसमें देना रहेगा। अब पढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए आपका प्रश्न है, यहाँ पर पद दिया है, अब पढ़ेंगे। उधो मन ए भय 10-20 एक हतौ सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस इति शिथिल भई केशव के बिनु करक ज्यों देही बिनु शीस आशा लाग रहत तर त्वासा जे वही केट बरिस, ठीक है ना, कोटि बरिस, सॉरी। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश, ठीक है। बहुत सुंदर सा पद है। यहाँ पर उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है आपको। यहाँ पर जो है कि ये 2 मार्क का प्रश्न है और दूसरा भी इस तरह से है। तो पहले आइए प्रश्न को हम पहले वाले प्रश्न पर ध्यान देते हैं और इसके उत्तर को देखते हैं कैसे इसका उत्तर देना है। तो 22 का क जो है कि उत्तर नंबर 1 है। संदर्भ इसका लिखा गया है, इसमें ध्यान रखिए कि प्रस्तुत पद्य हमारी, वहाँ पे गद्य था तो यहाँ पद्य काव्य खंड से लिखेंगे, गद्य खंड नहीं, ठीक है ना। यह पद्य महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर से लिया गया है। इस पद में सूरदास जी ने उद्धव और गोपियों के संवाद के माध्यम से गोपियों के श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और भक्ति का वर्णन इसमें किया गया है। इस तरह से आप संदर्भ लिखेंगे जिसपे आपको 2 मार्क मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम दूसरे प्रश्न के चलते रेखांकित का जो है व्याख्या यहाँ पर करना, जिस तरह से गद्य खंड में किया गया था इसमें पद्य खंड में करना है। उदो मन भय 10-20 एक हतौ सो गए श्याम संग को अवराधे ईस, ठीक है ना, श्याम संग। तो इस तरह से इसका जो है कि आइए हम उत्तर देखते हैं किस तरह से इसमें लिखा गया है कि उत्तर जो है कि यहाँ पर है कि इस पंक्ति में गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि उनके मन की स्थिति ऐसा नहीं है कि वह विभाजित हो सके, अलग हो सके। उनके पास केवल एक ही मन था और वह भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब उनके पास दूसरा मन नहीं बचा है, ठीक है, जिससे वे किसी और को पूजें या ईश्वर के प्रति ध्यान दें। उनका संपूर्ण प्रेम और भक्ति केवल श्री कृष्ण के लिए, और अब वे किसी अन्य देवता या ईश्वर को आराधना करने में असमर्थ है, ठीक है ना। इस तरह से इसका उत्तर होगा। ये लगभग जो है कि उचित शब्दों में इसका उत्तर देना सही है, क्योंकि आपका समय को भी ध्यान देते हुए और मार्क का भी ध्यान देते हुए। इस शिथिल कई केशव बिनु जन देही बिनु शीस उपयुक्त पंक्ति में अलंकार का नाम देना है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस पंक्ति में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसमें गोपियाँ अपनी स्थिति की तुलना बिना सिर के शरीर से कर रही हैं, ठीक है ना, बिना सिर के शरीर से, जो बिना श्री कृष्ण केशव के उनके जीवन शिथिलता को दर्शाता है। शिथिलता मतलब एकदम अस्थायी हो जाना। अब वो उसके अंदर कोई भी
ये नहीं है, क्या बोलते हैं, प्रक्रिया क्रियाएं नहीं है, मतलब उनके बिना वो जीवन अधूरा जैसा लग रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें इस तरह से जो है उत्तर आपको इसमें दिया गया है। प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ते जाना है और अथवा में आने वाले प्रश्नों को भी ज़्यादा ध्यान हम देखें। पद्य खंड के भाग को, ये जो कि विश्वत रेखा का वासी जो जीता है, हाफ हाफ कर, ठीक है, हाफ हाफ कर रखता है अनुराग अलौकिक, वह भी अपनी मातृभूमि पर। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कि मातृभूमि पर। दूसरा, ध्रुववासी जो हम हिम में तम में, जो लेता काँप काँप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर। ठीक है, इस तरह से देता कर देता प्राण निछावर। तो ये भी आइए, बड़ा प्रश्न जबरदस्त है यहाँ पर भी। ये इस पद्यांश का जो संदर्भ लिखना 2 मार्क का है पेपर, ये भी 2 मार्क का आंसर है। तो इस तरह से अथवा वाले जो ग्रुप है, अथवा वाले जो पद्य खंड है, उसका हम जो कि आंसर यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पर संदर्भ लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, हिंदी के काव्यखंड से संकलित रामनरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से लिया गया है, अवतरित है। यह कविता त्रिपाठी जी काव्य संग्रह के स्वप्न से ली गई है। ठीक है ना, काव्य संग्रह स्वप्न से ली गई है, उत्तर है। ये कविता त्रिपाठी जी के काव्य संग्रह स्वप्न से ली गई। काव्य संग्रह इनका है, कविता का एक बहुत बड़ा संग्रह है, जिसमें से एक छोटा सा पार्ट है जो त्रिपाठी जी का लिया गया है इसमें। ठीक है, विश्वत रेखा का वासी कैसा जीवन व्यतीत करता है, उसके ऊपर जो है कि कुछ पद्यांश पर आधार लिखना है कि भाई किस तरह से वो विश्वत प्रदेश में अपना जीवन यापन करता है। 2 मार्क का ये भी आंसर आपका है। विश्वत रेखा के क्षेत्र में भीषण गर्मी होती है, असहनीय गर्मी होती है, लेकिन वहाँ पर करेंगे कि हाफ हाफ कर जीवन व्यतीत लोग करते हैं। ठीक है, वहाँ पर असहनीय जो सहा नहीं जा सकता है। आइए, रेखांकित अंश अनुराग अलौकिक हिम में तम में कौन सा अलंकार है। देखिए, हिम में तम में कौन सा अलंकार है। इस तरह से दूसरा प्रश्न का उत्तर जो 2 मार्क का यहाँ पर आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अनुराग अलौकिक, ठीक है, अनुराग अलौकिक तथा हिम में तम में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, हिम में तम में अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरह से जो कि हमने यहाँ पर जो है कि सब प्रश्नों के उत्तर जो है कि आपको लगभग जो है कि यहाँ पर लिख कर और तैयार करके रखा है कि जिस तरह से आप जो है उतना प्रॉपर उत्तर दे पाएँ और तैयारी भी कर लें। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। जैसे आपको संस्कृत में दिया रहेगा, लेकिन आपको किस में करना है, 5 मार्क का प्रश्न है, तो आपको जो कि हिंदी में अनुवाद करना है, तो इसमें भी आपको मेहनत कठिन करनी पड़ेगी। इस तरह से क और ख दोनों का ऑप्शन है, इसमें से कोई एक कर सकते हैं जो आपको परिपूर्ण अच्छी रूप से और अच्छी तरह से आता हो, तो उसका ही आप व्याख्या करें। ठीक है ना, और सरल शब्दों में, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्या बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ना लिखें, मतलब उचित लिखें जितना सही हो। ठीक है ना, तो आइए संदर्भ सहित इसका व्याख्या देखें। यहाँ पर देखिए 23 का है कि हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है। ठीक है ना, उद्धृत है, कह रहा है कि ये संस्कृत खंड है, वाराणसी पाठ से लिया गया है। आइए अनुवाद इसका देखते हैं। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगर है, यह स्वच्छ जल के तरंगों से युक्त गंगा किनारे स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। असंख्य यात्री भ्रमण करने के लिए दूर देश से प्रतिदिन यहाँ आते हैं। इसके घाटों की शोभा देखकर उसकी प्रशंसा भी करते हैं। ठीक है, यह उसका जो है कि प्रसंग का जो है कि आपको यहाँ पर अनुवाद हमने किया है। तो इस तरह से अच्छी तरह से आप मेहनत करते हैं तो इसमें भी आपको मार्क अच्छा मिल जाता है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अथवा में जो दिया है, यहाँ पर मन करेंगे मानव जीवन से संस्करण संस्कृति अस्माकं पूर्वजा मानव जीवन संस्कृत महांत। इस तरह से मतलब इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। ठीक है, क्योंकि समय इसमें पढ़ने में ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर थोड़ा सा पढ़कर जो है कि उसका पूरा उत्तर देने की पूरी कोशिश की जाएगी। आइए उसका भी देखते हैं कैसे यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि समय ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाती है। ऐसे भी प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है ना। इस तरह से जो है कि आप हर गद्यखंड में लिखेंगे, पदखंड में अलग रहता है। तो अनुवाद है कि मानव जीवन का संवारना, दोष से दूर करना संस्कृति है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए महान प्रयत्न किए। उन्होंने हमारे जीवन के संस्कारों के लिए जिन आचारों और विचारों को दिखाया, वह सब हमारी संस्कृति है। ठीक है, तो इस तरह से जो है कि इसका हमने दूसरे खंड का भी देख लिया। इस तरह से उत्तर कैसे लिखा जाएगा, 2 मार्क का वो है, 3 मार्क का ये, लगभग जो है 5 मार्क के आपके यहाँ पे उत्तर तैयार हो जाते हैं, 5 मार्क आपको मिल जाते हैं। ठीक है, इस तरह से जो खंड क और ख, इस तरह 2 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, तो उसमें जो आपको अच्छा लगेगा उसमें आप उसका एक ही केवल करना है। यहाँ पर 24 देखिए प्रश्न क्या है, यहाँ पर 24 जो है कि निम्नलिखित में से किसी संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। संदर्भ सहित, ठीक है ना, इसका हिंदी में अनुवाद करना है। ये भी संस्कृत में दिया है। जिस तरह से गद्य खंड होता है संस्कृत में, तो उस तरह आपको पद्य खंड भी होगा। इसमें 2 खंड होते हैं, क और ख होते हैं। आपको इसको अच्छी तरह से पढ़ के इसकी व्याख्या करनी है। तो आइए पहले वाले का हम देखते हैं, व्याख्या करते हैं। यहाँ पे अनुवाद, यहाँ पे देखिए, हाँ मुझे शर्त स्वीकार है। ठीक है ना, पढ़ेंगे अच्छी तरह से तो उसमें सारी बातें लिखी हुई है। तो कह रहे कि हाँ मुझे शर्त स्वीकार है,
उस नागरिक के ऐसा कहने पर उसे ग्रामीण ने नागरिक से कहा, पहले आप ही पूछें। नगरवासी से कहा, तुम ही पहले पूछो। यह सुनकर ग्रामवासी बोला, ठीक है, मैं ही पहले पूछता हूँ, है ना, इस तरह से पहले पूछता हूँ। बिना पैर का है परंतु दूर तक जाता है, साक्षर है मतलब शिक्षित परंतु पंडित नहीं, मुख का है परंतु साफ बोलने वाला है, उसे जो जानता है वह विद्वान है। ठीक है ना। तो इस तरह से इसका जो है कि हिंदी अर्थ यहाँ पे आपके बीच रहा है। अब अगला जो है कि देखिए खंड ख में हम देखिए इसका भी जो है क्या करें, वर्णन करेंगे हम ना। यहाँ पर देखिए ऑप्शन है, ये भी इसकी भी जो है कि माना हित्वा प्रिय प्रवृत्ति क्रोधम हित्वा ना है ना। इसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, पढ़ के इसके बाद जो है कि आपका आइए यहाँ पर व्याख्या करते हैं, टाइम उसमें ज़्यादा चला जाएगा ना। संदर्भ इसमें लिखेंगे, प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से उद्भूत है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है कि हमने ये यहाँ पर भी संदर्भ हमने लिखा। अब अकार कि अहंकार को छोड़ने पर व्यक्ति सबको प्रिय बन जाता है, क्रोध को त्यागने से शोक नहीं होता। ठीक है ना। इच्छाओं को छोड़ने पर वह अर्थवान या धनवान हो जाता है, लोभ को त्यागने पर वह सुखी हो जाता है। कितना सुंदर है यहाँ पर दिया हुआ। इस श्लोक में समझाया गया है कि जीवन में सुख और शांति प्राप्त करने के लिए हमें अहंकार, क्रोध, इच्छाएं और लोभ जैसी बुराइयों को क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। ठीक है ना। यही सबसे बड़ा कारण होता है हमारे जीवन में दुख का। तो इस तरह से जो है क्या करेंगे हम, पद विभाग में जो है कि अच्छी तरह से पढ़ने के बाद उसके व्याख्या और उसका उत्तर हम देंगे। 25 प्रश्न है यहाँ पर। 25वां जो है कि अपने पठित खाद्य खंड के आधार पर, ठीक है ना, खंड काव्य के आधार पर लिखित प्रश्नों के किसी एक का उत्तर देना है। ठीक है ना। आप अपने ये बुक में दिया हुआ है तो उसमें जो है क्या करना है, ये 3 मार्क का प्रश्न है तो उसमें से आपको उत्तर देना है। अच्छी तरह से पढ़ना है, इस जिला पर डिपेंड करता है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट होगा, जिला होगा। ठीक है ना। उस जिला में जो दिया हुआ है उस पर ही आपको लिखना है। यह याद रखिएगा, जो जिला में आपका जो है बुक चल रहा है उसी बुक पर, वही जो चल रहा है भाग चल रहा है उसमें, उसी पर आपको तैयारी करनी है। मतलब बुक नहीं, ये जो खंड काव्य है उस पर आपको जो है क्या करना, लिखना है। जैसे आपका गाजीपुर जिला फिर अलग है, फिर इसके बाद जो है कि यहाँ पर मऊ है, मतलब जो फिर बलिया है, तो अलग अलग जिलाओं में अलग अलग खंड काव्य चलते हैं। इसमें सब सारे हैं, कर्म भारत है ये जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो ये सारे खंड काव्य में अच्छी तरह से उसको देख लेंगे। ठीक है। और आपको विद्यालय में भी बता दिया गया होगा तो आप उस पर तैयारी करेंगे। यहाँ पर 26वां प्रश्न देखिए, दिए गए लेखकों में किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख यहाँ पे आपको करना है। ठीक है। तो यहाँ पर 3+2 ये 3 और 2 मार्क का प्रश्न मिला के जो है 5 मार्क का प्रश्न यहाँ पे तैयार हो जाते हैं आपके। ठीक है ना। तो 5 मार्क का प्रश्न आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, आइए जयशंकर प्रसाद हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, और ऐसे इन तीनों लोग का जो है कि हम क्या करेंगे, आइए इनके बारे में देख लेते हैं। जीवन परिचय कैसे देते हैं, कैसे लिखते हैं, आसान शब्दों में लिखना है। ठीक है ना, ज़्यादा जो बड़ा भी नहीं करना है। ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है, आइए एक बार देख लीजिए और इस तरह से आप भी लिख के तैयारी करिएगा। करेंगे यहाँ पर देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले जीरादेई ग्राम में हुआ था। ठीक है। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। उन्होंने कोलकाता में जो कोलकाता विश्वविद्यालय, जो अभी कोलकाता के नाम से जाना जाता है, विश्वविद्यालय से MLA, ठीक है ना, LV की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। ये प्रतिभा संपन्न और मेधावी रहे हैं। परीक्षा में प्रथम आते थे। यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गया। मुजफ्फरपुर कॉलेज से कुछ दिन अध्यापक का कार्य करने के पश्चात ये पटना कलकत्ता में वकील रहे। इनका लगाव छात्र जीवन से राष्ट्र की ओर सन 1917 में गांधी जी के आदर्श और सिद्धांतों से प्रभावित होकर इन्होंने चंपारण में कुछ आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और वकालत छोड़कर पूर्ण रूप से, ठीक है ना, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। ये 3 बार अखिल भारतीय कांग्रेस के सभापति तथा भारत के, ठीक है ना, भारत के संविधान का निर्माण करने वाली सभा के सभापति चुने भी गए। कहा कि इनको भारत गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। इस पद पर ये सालों तक सुशोभित रहे। भारत सरकार ने इनकी सेवाओं से प्रभावित होकर इन्हें सन 1962 में भारत रत्न से अलंकृत किया। जीवन भर के राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा करते हुए 28 फरवरी सन 1963 को ये स्वर्गवासी हो गए। 1963 को इनकी मृत्यु हो गई। तो 28 फरवरी सन 1963 ये उनकी रचनाएं। आइए देखते हैं क्या है। चंपारण में महात्मा गांधी, बापू के कदमों में मेरी आत्मकथा, शिक्षा और संस्कृति, भारत शिक्षा, साहित्य आदि, ये सब इनके जो है कि जीवन की रचनाएं रही हैं, जो हम इसमें संकलित किए हैं, मतलब इसमें पढ़े हैं अभी। तो इस तरह से ख की तरफ चलते हैं। दिए गए कवियों से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। इसमें 3 इसमें है, महाकवि सूरदास हैं, ठीक है ना। 3+2+5 है, मतलब इसमें जो पहला महाकवि सूरदास के बारे में इसमें वर्णन करेंगे। इसमें बिहारी लाल भी हैं
और इसमें महादेवी वर्मा, श्याम नारायण पांडे जी हैं। तो इसमें देखिएगा हम 1 या 2 का जो है क्या करेंगे, इसमें 1 का जो है कि आपको वर्णन करके दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन आप इसी तरह जो है कि सबको जीवन परिचय जो है कि अच्छी तरह से छोटे छोटे भागों में आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना, ज़्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं रहेगा। आइए खंड क में जीवन परिचय के बारे में देखते हैं। कवि बिहारी जी का जन्म लेते हैं 1603 में ग्वालियर के पास बसुआ जो गोविंदपुर आदि नाम से जाना जाता है, गांव में माना जाता है। इनके पिता का नाम पंडित केशवराम चौबे था। उन्होंने आचार्य केशवदास जी के काव्य शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। बिहारी जी को अपना जीवन में बहुत कटु अनुभव का सामना करना पड़ा, ठीक है। बिहारी जो थे जयपुर नरेश मिर्जा राजे जयसिंह के आश्रित कवि में माने जाते थे। जब राजा जयसिंह नई रानी के प्रेमवश में होकर राजकाज के प्रति अपने दायित्व भूल जाते हैं, तब बिहारी जी उन्हें एक दोहा लिखकर भेजते हैं, जिससे प्रभावित होकर राज दरबार में बिहारी जी को सम्मानित किया जाता है। सन 1962 ईस्वी में बिहारी जी ने बिहारी सतसई की रचना की। सन 1963 में इनका निधन हो गया, ठीक है। इनकी रचनाएं भी ये नीचे देखते हैं हम। बिहारी सतसई मुक्तक शैली में रचित बिहारी जी की एकमात्र कृति है, जिससे 723 दोहे हैं, ठीक है। 723 दोहे, एक ही पुस्तक इसमें जो उनकी रचना है उसमें 723 दोहे। आइए अब 27 प्रश्न देखते हैं अपने पाठ्य पुस्तक में। कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में 9 आया हो, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, कम से कम 3 से 4 जो है कि आप क्या करेंगे, 3 से 4 का लगभग जो 4-5 कर लीजिएगा, क्योंकि मान लीजिए उसमें 2-3 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर वंदन मरण वाप ज्यों वाप पराजय अब यत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता, 3-4 कर लेंगे तो आपको आसानी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपने, मैं लिखा हूँ यहाँ पर, इस तरह से आप भी जो है कि आप क्या करें, कोई भी याद करके इसमें लिख सकते हैं। लेकिन ये बुक में आपके पुस्तक में नहीं होने चाहिए, इसमें नहीं होने चाहिए, सॉरी, अपने प्रश्न पत्र में नहीं होना चाहिए। इसमें सिर्फ संस्कृत में उत्तर देना है, ठीक है ना। संस्कृत का उत्तर जो है कि आपके पाठ्य पुस्तक में मिलेगा जो लिखाया गया होगा। तो यहाँ पर देखिए, वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति पूर्वराजा हरिश्चंद्र स युद्धम करोति ज्ञान सर्वत्र संभवति पूर्व कदा तंत्र फलम इतम अस्माकम भारतीय। मतलब इस तरह से ये आपको प्रश्न का उत्तर आपके पुस्तक में लिखाया गया होगा, या तैयारियां आप जिस बुक से करते होंगे तो उससे अच्छी तरह से करके लिखिएगा। यहाँ पर निबंध लिखना है, जिसकी लगभग सीमा शब्द जो है, शब्द की सीमा जो 150 से 200 है, ठीक है। विज्ञान वरदान या अभिशाप, चौथा बेरोजगारी की समस्या और समाधान, तीसरा जल और तो कल है, जल तो है, जल है तो कल है, और विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। ये 4 जो है कि ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि आपका समय ज़्यादा हो जाता है। लगभग जो कि छोटा एक ये 7 मार्क का ये है आपका निबंध का मार्क है। तो आइए विज्ञान वरदान या अभिशाप चमत्कार ये हम पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा लंबा समय होने की वजह से जो है कि आपका देख नहीं पाते हैं, इसलिए जो है कि इसको करें कि आज विज्ञान का युग है। हमारे जीवन का कोई भी क्षेत्र इसे अछूता नहीं है। प्राचीन काल में असंभव समझे जाने वाले तथ्यों को विज्ञान से संभव कर दिखाया, विज्ञान ने संभव कर दिखाया। छोटी सी सुई लेकर आकाश की दूरी नापते हवाई जहाज सभी विज्ञान की देन है, ठीक है। विज्ञान एक और मनुष्य को जहां अपार सुविधाएं प्रदान की है, वहीं दूसरी ओर दुर्भाग्य है यह कि नाभिकीय यंत्रों द्वारा यह विध्वंसकारी आविष्कारों ने संपूर्ण मानव जाति को विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो अतः एक तो मनुष्य के लिए वरदान है, तो दूसरी ओर समस्त मानव सभ्यता के लिए एक अभिशाप भी है। आइए देखते हैं इसमें विज्ञान वरदान के रूप में है, इसको भी देख लेते हैं। जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ठीक उसी प्रकार, ठीक ना, उसी प्रकार विज्ञान जहाँ सुई का आविष्कार किया, यही इसका करा किया, वही तलवार का भी है। ऐसे यदि हम विज्ञान के लाभों को देखें तो कुछ लाभ बता रहे हैं यहाँ पर। पहला लाभ देखिए यहाँ पर है, मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान किस तरह से आगे। तो मनोरंजन क्षेत्र में विज्ञान सचमुच वरदान सिद्ध हुई है। इससे हमारे लिए विभिन्न मनोरंजन के साधनों को उपलब्ध कराया है। इस दृष्टि से दूरदर्शन की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इससे करें कि विभिन्न चैनलों से हम मनचाहे कार्यक्रमों को देखकर पूरी मनोरंजन कर सकते हैं। करें कि चलचित्र, वीडियो गेम और फोटो कैमरा, टेप रिकॉर्ड, VCR, वीडियो, कैसेट आदि विज्ञान की देन है, जो मनोरंजन के साधन है, ठीक है। ये मनोरंजन के क्षेत्र में पहला इसका बताया। दूसरा, चिकित्सा क्षेत्र में विज्ञान का क्या महत्व, आइए देखते हैं उसका। तो विज्ञान ने जो है क्या किया, विज्ञान ने चिकित्सा के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति की है। इससे विभिन्न प्रकार के शल्य चिकित्सक करने के हमारे जीवन को बड़ी सुखमय और जीवन को अवसर प्रदान किया है, ठीक ना। शल्य चिकित्सा मतलब ऑपरेशन, एक्सरे के द्वारा शरीर के प्रति सूक्ष्म रोगों को भी देखकर इसमें आसानी से ठीक किया जा सकता है। आज के विज्ञान ने ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, क्षय रोग, TB जिसको बोलते हैं, टेटनस आदि प्राणघातक असाध्य रोगों को भी साध्य बनाकर हमारे जीवन को पूर्णतः स्वस्थ रहने में एक बहुत बड़ा योगदान प्रदान किया है, ठीक है। इस तरह से चिकित्सा के क्षेत्र में देखे हमने। अब देखिए तीसरा पॉइंट है यातायात के क्षेत्र में। थोड़ा आप रेलगाड़ी है, हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर है आदि विज्ञान की अद्भुत देन है।
हाँ, मालवाहक साधन भी है, मालवाहक मतलब ज़्यादातर होने वाले। विज्ञान एक ही से बढ़कर प्रदान किया है। ट्रक है, मालगाड़ी है, टेम्पू, हवाई जहाज प्रमुख मालवाहक साधन है, तो आप जानते ही हैं इसमें सामान ढोने के काम आता है। तो आइए हम चौथा अगला जो है प्रश्न पर जम जाते हैं। चौथा प्रश्न नहीं, ये क्षेत्र पे उद्योग क्षेत्र में बड़ी बड़ी मशीनें सभी वस्तुओं का निर्माण बहुत तीव्र गति से कर रही है। लाखों श्रमिकों को रोजगार मिल रहा है। बड़े बड़े उद्योग का चालन इन विशालकाय मशीनों बल पर ही कार्य संभव है। ठीक है ना, ये अगला पॉइंट था। इसके आगे जो है कि विज्ञान के अभिशाप के रूप में आइए देखते हैं। अभी तो उसे चमत्कार के रूप में देखा, तो अब यहाँ पर देखिए अभिशाप के रूप में हम देखते हैं। तो कह रहे कि यहाँ पर विज्ञान मानव जीवन को आसान कर दिया। दूसरी ओर विज्ञान बढ़ते प्रभाव से आज मानव श्रम जगह यंत्रों में ले ली है, जिससे समाज में बेकारी की समस्या खड़ी है। इतना ही नहीं, वह विज्ञान की ताकत के प्रभाव था जो हिरोशिमा और नागासाकी के नामो निशान तक मिट गया। ठीक है ना, वहाँ पर परमाणु बम गिराया गया था ना, परमाणु बम का हमला हुआ तो फिर वहाँ पर सब एकदम समझे कि बेरोजगार हो गए, बर्बाद हो गए, सब खत्म हो गया। यही नहीं, विज्ञान के अधिकतर उपयोग से शत्रु देश स्वयं शक्तिशाली दिखाने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जो कि मानव जीवन को खतरे में डाल रहा है। साथ ही आने वाले समय में रोबोट इस्तेमाल से मानव जीवन को अस्तित्व संकट आ सकता है, क्योंकि मशीन का प्रयोग गलत हाथों में पहुंच जाए तो घातक सिद्ध हो सकता है। इस तरह से जो है कि यहाँ पर अब उपसंहार हम इसका लास्ट में लिख देंगे। ठीक है ना, उपसंहार में इस तरह से उसके बारे में जो है कि हमें बताना है कि आज विज्ञान सचमुच जो है कि आज विज्ञान सचमुच हमारे जीवन के लिए एक अपूर्व और अद्भुत वरदान सिद्ध हो रहा है। यह वास्तव में मनुष्य द्वारा उत्पन्न किया गया मनुष्य के लिए बेजोड़ वरदान है, जो संपूर्ण सृष्टि को प्रभावित कर रहा है। भविष्य में वरदान सिद्ध होता रहे। इसके लिए आवश्यक है कि कल्याणकारी पक्ष को अपने जीवन को उतारते चलें। जहां हम इसके विनाशकारी और विध्वंसक रूप से लापरवाह और अनजान होंगे तो विज्ञान हमें विनाश की ओर धकेल देगा और अभिशाप भी सिद्ध होगा। ठीक है ना, ये इसका उपसंहार था। मतलब ये उचित जो है कि शब्दों में ही लिखना है, ज़्यादा बड़ा न हो जाए, क्योंकि समय आपके पास नहीं बच पाता, कुछ प्रश्न छूट जाते हैं। अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए मित्र को धन्यवाद पत्र लिखना है। ठीक है ना, ये पत्र लिखना है। 4 मार्क का ये आपका प्रश्न है। तो इस तरह 4 मार्क में अथवा राज्य परिवहन निगम के प्रमुख प्रबंधक को बस चालक के अप्रशंसनीय व्यवहार को उल्लेख करते हुए शिकायत पत्र लिखना है। ठीक है ना, तो आपके जो इस तरह से पत्र लेखन का भी जानकारी दी गई होगी विद्यालयों में, तो उस तरह से आप उसकी तैयारी जो है कि दबा के यहाँ पर करेंगे। आइए देखते हैं पहला इसमें जो दिया गया था, शहीद नगर आगरा। यहाँ पर जो है कि आप जो भी जिला रहेगा आपको वहाँ पे लिखना रहेगा, दिनांक आपको लिखना है और जिसके प्रति आप लिख रहे हैं उसका नाम लिखना है। प्रेम और सप्रेम नमस्कार यहाँ पर जो भी रहेगा। मैं यहाँ कुशल हूँ और तुम्हारी कुशलता की कामना करती हूँ। तुम मेरे जन्मदिवस पर नहीं आ सके, लेकिन मेरे लिए मेरा पसंदीदा उपहार भेजना नहीं भूली। कल मेरे नाम से एक पार्सल आया था। ठीक है, जब मैंने उसे खोलकर देखा तो उसमें कहानियों की एक किताब थी। ज्ञानवर्धक और अत्यंत रुचिकर उपहार के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने झट से उसकी सारी कहानियाँ पढ़ डाली। ठीक है, और भाई बहनों को भी मैंने पढ़ाया। सब तुम्हें इस उपहार के लिए धन्यवाद कहा और उपहार सबने बहुत उपयोगी बताया है। बहुत बहुत आभार मित्र। निमंत्रण के बाद भी तुम मेरे जन्मदिवस में शामिल नहीं हो सकी तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन जब तुमने अपने स्वास्थ्य का हवाला दिया, उसके बारे में बताया, तो मेरी सारी शिकायतें दूर हो गई। ठीक है ना, दोस्ती के नाते पर मेरे लिए सर्वप्रथम तुम्हारा स्वास्थ्य है, बाद में कुछ, लेकिन अस्वस्थ रहकर भी तुमने मेरे लिए उपहार खरीदा। इसके लिए जो है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि तुम शीघ्र स्वस्थ लाभ करो और इसमें आगामी परीक्षाओं के लिए पढ़ाई कर सको। अगर अवसर मिले तो अवश्य तुमसे मिलने आऊँगी। तुम्हारे माता पिता को मेरे चरण स्पर्श कहना, छोटे भाई और बहनों को मेरी ढेरी शुभकामनाएं। और तुम्हारा अभिनंदन सहेली, यहाँ पर आरुषि, या तो आप जो भी लिखना रहेगा तो आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका लगभग जो है बच्चों, लगभग जो है कि पूरे प्रश्न का उत्तर जो है कि यहाँ पर आपको देकर जो है कि एक सैंपल दिया गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।